तो आज लीनियर इनइक्वालिटीज़ का थर्ड लेक्चर होगा, है ना। फर्स्ट में हमने बेसिकली देखा एक सिंपल लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है और उसको सिंपली सॉल्व कैसे करते हैं। सेकेंड वीडियो में हमने देखा एक मॉड्यूलस टाइप की भी लीनियर इनइक्वालिटी होती है। एक बार प्लस के साइन के साथ एक स्पेसिफिक डोमेन में खोलते थे, एक बार एक नेगेटिव साइन के साथ स्पेसिफिक डोमेन में खोलते थे। उन दोनों के साथ उनकी बेसिक कंडीशन का इंटरसेक्शन लेते थे और उन दोनों का केसेस का यूनियन लिया जाता था। आज की वीडियो में अब देखो, मुझे पता है मैंने कहा था कि ग्राफ्स करेंगे, लेकिन एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस और आता है जो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो बेसिकली क्या है, वो लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल ही है और एक तरह से उसका भी सोल्यूशन ही निकाल रहे हो तुम, लेकिन ये ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं इस पे। तो जैसे एक ये है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18 सच दैट देयर सम इज मोर देन 20। तो मेरे को क्या करना है, कंसेक्यूटिव फाइंड कंसेक्यूटिव odd integers whose integers less than 18 whose sum is greater than 20। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे, बेसिकली सम ग्रेटर देन 20 गिवन है और तुम्हें इनका बेसिकली क्या है कि जो नंबर है वो लेस देन 18 है। तो अगर मैं कहूं कि दो नंबर हैं, वो दोनों कंसेक्यूटिव हैं और दोनों ऑड इंटीजर्स हैं। अगर दोनों ऑड हैं मतलब उन दोनों में डिफरेंस 2 का होगा। तो एक अगर x है तो दूसरा x + 2 होगा। तो मैंने क्या करा, बेसिकली मैंने कहा कि x को छोटा वाला ऑड नंबर बनने दो और x + 2 ऑटोमेटिकली मुझे दूसरा ऑड नंबर देगा। अब यहां पे मेरे को कुछ कंस्ट्रेंट्स गिवन है, क्या कि मेरा x और मेरा x + 2 दोनों लेस देन 18 है। तो अगर मैं कहूं कि मेरा बड़ा वाला नंबर ही 18 से छोटा है, तो छोटा वाला तो अपने आप ही 18 से छोटा होगा। तो x इज लेस देन 16 आ गया, है ना। ये थी फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन थी। ये सेकंड है, सम इज ग्रेटर देन 20। सेकंड क्या है, इन दोनों का सम यानी कि x + x + 2, है ना। अब ग्रेटर देन 20 बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोला। मतलब कि तुम्हारा 2x इज ग्रेटर देन 18 आ गया, x इज ग्रेटर देन 9 आ गया। लेस देन 16 ग्रेटर देन 9, ये चीज देखी है, क्या बोलते हैं इसको, नंबर लाइन बोलते हैं। वाह सर, आप कितने स्मार्ट हो। 9 पे ओपन है, 16 पे ओपन है, क्यों? क्योंकि यहां पे इक्वल टू नहीं है और यहां पे भी इक्वल टू नहीं है। तो मेरा इंटरवल क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 9 से 16, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो क्या होगा, बेसिकली क्या है, तुम्हारे को एक x का इंटरवल आंसर निकालना है। जैसे इक्वेशन होती है, इक्वेशन सॉल्व करके भी एक आंसर ही निकालते हो। उस आंसर के लिए तुम्हें कुछ क्वेश्चन में कंडीशंस दी होंगी। उन कंडीशंस को नजरअंदाज करते हुए, उनको देखते हुए कि वो कहीं पे भी डिससैटिस्फाई ना हो, हर जगह सेटिस्फाई हो रही है, तुम आंसर लिखोगे। इसको कॉपी कर लो यार, मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ और ट्राई करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट ट्राई करते हैं, देखते हैं होते हैं नहीं। तो अब क्या है, मैंने एक चीज डिफाइन करी कि जो IQ ऑफ अ पर्सन है, IQ क्या है, इंटेलिजेंस कोशेंट होता है IQ।
ये क्या है, ये होता है मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। क्या मतलब, मेंटल एज की उम्र, क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम की, क्रोनोलॉजी जो होती है वो क्रोनोलॉजी समझिए, इनटू 100। तो ये चीज क्या है, IQ ऐसे डिफाइंड है। और मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन में, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज है। IQ जो है फॉर 12 ईयर ओल्ड्स, 12 ईयर मतलब ईयर साल, क्रोनोलॉजिकल एज है ना, वो गिवन है किसके और किसके बीच में है, 80 से 140 के बीच में है। ठीक है, तो IQ इसके लिए 140 से कम है और 80 से ज्यादा है। तो मेरे को अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ मेंटल एज निकालने को बोला है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो यार, सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे इसको हम देखेंगे। वो मांग क्या रहा है, हमें मांग रहा है मेंटल एज, और हमें IQ का मैक्सिमम और मिनिमम पता है। मेंटल एज का मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। ये चीज कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट है। क्या तुम इस IQ की जगह ये चीज पुट कर सकते हो, IQ और मेंटल एज में एक रिलेशन गिवन है, अगर मैं इन सबको उस रिलेशन से चेंज करने की कोशिश करूं तो मैं इस IQ को अपनी मेंटल एज में कन्वर्ट कर सकता हूं, और इस IQ को अगर मैं चेंज करूंगा तो ये और ये भी साथ में चेंज होंगे। अगर ये IQ है और इसको चेंज करने पे मेंटल एज मिल रही है तो इसको IQ से मेंटल एज, ये भी तो वही चेंज होगा। कहने का मतलब क्या है, IQ मुझे पता है मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 है। तो मेरे को यहां पे इस क्वेश्चन में फॉर पर्पसेस ऑफ दिस क्वेश्चन क्या पता है, क्रोनोलॉजिकल एज इज इक्वल टू 12 है और मेंटल एज की लिमिट्स यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम बेसिकली निकालनी है मुझे। क्या होगा, IQ की वैल्यू सीधा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। मुझे पता है जो 80 IQ और 140, अगर मैं इन सबको चेंज करना चाहूं, ये सारी IQs हैं, IQs मैक्सिमम इतनी और मिनिमम इतनी। IQ को अगर मैं मेंटल एज में चेंज करना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज बाय, तो 80 ये मेरा IQ है, तो ये क्या है बेसिकली, मेंटल एज इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से लिखना चाहूं ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी IQ इंटू क्रोनोलॉजिकल एज बाय 100, है ना। तो IQ इंटू क्रोनोलॉजिकल एज बाय 100, ये मुझे क्या देगा, ये मुझे मिनिमम मेंटल एज देगा 12 साल के बच्चों की। IQ इंटू CA बाय 100, ये चीज क्या है, इंटू CA बाय 100 ही कर रहा हूं ना सबको। ये क्या थी, 80 था, यहां IQ है, इंटू CA बाय 100, 140 इंटू CA बाय 100। ये भी क्या है, ये एक्चुअली CA ही तो है। अब CA जो है मेरा वो 12 है ईयर्स में, क्रोनोलॉजिकल एज, उसको मैं यहां पे और यहां पे पुट कर दूंगा क्योंकि ये न्यूमेरिकली कैलकुलेबल है, यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं मैं। इसको क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि IQ जो है उसकी अपर और लोअर लिमिट निकाल रहा हूं मैं। तो ये पूरी चीज क्या थी, ये पूरी चीज मेंटल एज थी। हो गया अब तो, अब ये क्या है ना, 48 बाय 5 कितना होता है 45। ये चीज करनी है, इसको मैं 10 को क्या लिखूंगा, 5 को मैंने 10 लिखा और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या करा मैंने, दोबारा शॉर्ट ट्रिक है, 5 से डिवाइड करना है,
ऊपर नीचे दिमाग में सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 10 आ गया, ऊपर 96 आ गया, 96 बाय 10 9.6। वैसे इस चीज को गोली मार दो। अगर ये तुम्हें अभी क्लिक हो रहा है कि मैंने कैसे किया है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का। ठीक है, इसको क्या करोगे, है ना, ये 1.4 इंटू 12 या फिर 1.2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 2.4 इंटू 7 यार 24, छोड़ो यार, 84 इंटू 16.8 है ना, हाँ 16.8। तो मेंटल एज बेसिकली 12 साल के बच्चों की इस स्टडी के अकॉर्डिंग इस आईक्यू की रेंज के लिए 9.6 ईयर से 16.8 ईयर के बीच में है। ठीक है, समझ आ गया बेसिकली क्या किया मैंने, आईक्यू और मेंटल एज के रिलेशन को यूज करके आईक्यू को कन्वर्ट किया मेंटल एज में। ठीक है, मिटा दो, कॉपी कर लो, पॉज कर लो, जो मर्जी कर लो। ठीक है, एक और करेंगे, मतलब करेंगे तो काफी और, अभी के लिए मतलब तुम्हें फिर बुरा लग जाएगा ना, बहुत सारे करवाएंगे। ठीक है, तो अब है क्वेश्चन, द मार्क्स स्कोर्ड बाय रोहित इन 2 टेस्ट्स वर 65 and 70. The minimum marks he should score in the 3rd test to have an average above 65. तो मुझे क्या गिवन है कि एक बच्चा है रोहित और उसके एक टेस्ट में मार्क्स 65 हैं, एक में 70 मार्क्स हैं, और तीसरे टेस्ट में मैं अभी के लिए एक्स अज्यूम कर रहा हूं। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को उसने बोला है कि इन तीनों टेस्ट्स की एवरेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 65 मार्क्स। यही था ना, है ना, क्या क्वेश्चन है, एट लीस्ट मतलब 65 या उससे बड़ा, एट लीस्ट 65 या उससे बड़ा। अगर 65 अलाउड है तो यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। ध्यान रखना, ये तुम्हारा ओपन क्लोज ब्रैकेट ये पूरा खा जाएगा, और वो एक ब्रैकेट ऐसे की जगह अगर तुमने ऐसा लगा दिया नंबर चले जाते हैं, कि इंटरवल का खेल यही है। ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें मेरे को और कुछ तो दिख नहीं रहा, बस ये एक ही कंडीशन है प्यारी सी, एवरेज इन तीनों की। एवरेज कैसे लेते थे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ग्रेटर देन इक्वल टू 65। अब ये कैसे कर रहे हैं, अच्छा देखो, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैंने ये डिवाइड नहीं करना चाहता मैं एक्चुअली, ठीक है ना, और ना मैं इसको यहां पे मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। तो मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देना है बस, 70 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 इंटू 3। अब मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना, तो यहाँ पे मेरे को एक तो ये 65 यहाँ दिख रहा है, प्लस एक 65 मैंने इसमें से निकाला, प्लस 5 प्लस एक्स, यहाँ इसको मैंने 65 प्लस 5 लिखा है। मतलब तुम बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे तुम्हारा डिवाइड करने का मन है बिल्कुल करो, मैं वो नहीं करने वाला, लंबी फालतू की कैलकुलेशन, मतलब उसमें मैं गलतियां कर देता हूँ, मुझे पता है। 65 प्लस 65 ये दोनों यहाँ गए, 2 65 थे, तो यहाँ पे तो 5 प्लस एक्स बचा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या भला, 65 इंटू 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 2। इसको दोबारा अगर मैं लिखूं तो ये 2 इंटू 65 है, ये वाली चीज। ये सारी मेंटल कैलकुलेशंस है यार, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अभी सिर्फ दिखा रहा हूं, आगे के वीडियोस में ये दिखेंगे भी नहीं।
2 वाले 65 इधर गए, यहां माइनस हो गए। 5 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 इंटू 1, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। मतलब कि यहां क्लोज्ड डिंग एक्स बिलोंग्स टू 60 से इन्फिनिटी, मतलब उसके 60 और इन्फिनिटी के बीच में नंबर आ सकते हैं, अज्यूमिंग इन्फिनिटी मार्क्स का टेस्ट है ऑब्वियसली। मतलब होगा नहीं, मतलब वो कितनी भी मेहनत कर ले, अगर इन्फिनिटी मार्क्स का टेस्ट है तो उसके हमेशा 0% ही आएगी। ठीक है, होता है यार। ठीक है, तो अगर इसके 60 या उससे ज्यादा नंबर आ जाए तो उसकी एवरेज ग्रेटर देन 65 रहेगी। ठीक है, कॉपी कर लो। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब अगला, a solution is to be kept between 30 and 35 degree Celsius. What is the range in Fahrenheit? और कन्वर्जन का इसमें तुम्हें फॉर्मूला गिवन है। अब ये वो IQ और मेंटल एज वाला क्वेश्चन ही है, क्योंकि पहले क्या था, तुम्हें IQ की रेंज गिवन थी और तुम्हें मेंटल एज की रेंज निकालनी थी। इसमें तुम्हारे पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है, उसकी रेंज गिवन है, तुम्हें वैसा का वैसा डिग्री फ़ारेनहाइट में रेंज निकालनी है और तुम्हें डिग्री टू फ़ारेनहाइट का बेसिकली कन्वर्जन गिवन है। 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, है ना? हाँ, और रेंज इन डिग्री फ़ारेनहाइट, इसी को मुझे बेसिकली ये निकालना है। अब इसका और उसका मेरे को किसी तरह डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मुझे फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन का फॉर्मूला पता है, होना चाहिए। मतलब 9/5 होता है ना, 5 होता है, C + 32। ठीक है, तो मुझे फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस का पता है। तो अब क्या होगा, अगर मैं कहूं मेरा टेम्परेचर x है, लेट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ये चीज, तो मेरा x जो है, या x मत लो यार, सेल्सियस में है ना, इसको C ले लो, C ले लिया, है ना। 30 से ज्यादा और 35 से कम, ये बेसिकली है। अब मुझे इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इस C को पहले तो 9/5 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर +32 करूंगा, तो ये पूरी की पूरी चीज को मैं F पुट कर दूंगा, है ना। C को अगर मुझे F में कन्वर्ट करना है तो इसको ऐसा बनाना पड़ेगा, तभी इसको F की तरह सब्स्टिट्यूट कर पाऊंगा ना। तो दोनों को पहले तो 9/5 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, नहीं दूसरा नहीं किया, है ना, और +32 कर दो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6 7, ये चीज 54, 9C/5 और ये चीज 63 डिग्री। अब जो स्मार्ट बच्चे होंगे लेकिन उतने स्मार्ट नहीं होंगे, उनको दिख रहा है कि ये और ये 9 से कैंसिल हो रहा है, हम इसको सिंप्लीफाई करके फटाफट नहीं करना यार, वो ये पूरी चीज ऐसी की ऐसी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी की ऐसी है। अल्टीमेट गोल समझो, इस C को तुम्हें F बनाना है, क्योंकि तुम्हें रेंज F में चाहिए, फ़ारेनहाइट में चाहिए। इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें C को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब 32 ऐड करना पड़ेगा, 86, 9C/5 + 32। अब ये फ़ारेनहाइट में है, सेल्सियस का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट ऐसे होता है, यहाँ पे भी 32 ऐड करोगे 95 आ जाएगा। तो बेसिकली रेंज कितनी हो गई इसकी, अब
इस चीज को अगर मैं 1 मार्क कर दूं तो यहां पे लिखोगे यूजिंग इक्वेशन 1 दिस थिंग इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। क्या ये खनका? तो बेसिकली रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट 86 से 95, और इसको मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, रेंज ऑफ टेम्परेचर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है मेरा F और लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये आइडियली ऐसे क्यों लिखना है? क्योंकि जी क्वेश्चन ऐसे गिवन है, मतलब मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है क्योंकि मैं थोड़ा सा आलसी हूँ, बहुत थोड़ा सा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, वरना क्वेश्चन ऐसे ही गिवन है, मतलब बेसिकली C 30 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट करेंगे, उसके बाद घर का। पक्का 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 पक्का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? द वाटर एसिडिटी इन अ पूल इज कंसिडर्ड नॉर्मल व्हेन एवरेज पीएच रीडिंग ऑफ 3 डेली मेजरमेंट्स इज बिटवीन 7.2 एंड 7.8। मतलब क्या, तुम बहुत रईस हो और तुम्हारे पास एक स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल का जो पीएच है, एसिडिटी का इंडिकेटर होता है पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन होता है, साइंस वालों को पता होगा या नहीं पता होगा, अभी जान जाओगे बहुत जल्दी। उसकी जो रेंज है बेसिकली, पीएच जो है वो 7.2 से 7.8 के बीच में हाँ एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि इस पूल की जो है 3 रीडिंग्स लेते हैं पर डे, और उनकी जो एवरेज होती है, उसकी जो एवरेज होती है उसको बेसिकली एवरेज पीएच को इन दोनों के बीच में रहना होता है, 7.2 और 7.8। अब इन 3 रीडिंग्स में 2 वैल्यूज तुम्हें गिवन है, क्या और क्या भला? 7.48 और 7.85। 7.85 एक चलो x मान लो, इसी का कंस्ट्रेंट निकालना है कि ये चीज वैलिड रहे। वैलिड रहने का मतलब है कि मेरे को ऐसा x फाइंड करना है कि इन तीनों की जो एवरेज पीएच वाली रीडिंग आ रही है वो 7.2 से 7.8 के बीच में रहे, और मेरा तुम रईस हो, तुम्हारा स्विमिंग पूल चलता रहे। तो क्या होगा, इन तीनों की एवरेज लोगे, x प्लस 7.85 प्लस 7.48 डिवाइडेड बाय 3, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 7.8 से 7.2 के बीच। इसमें यार अब देखो मेरी भी कुछ लिमिट्स होती हैं, मैं भी मल्टीप्लाई कर ही दूंगा। अब तीनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये चीज़ हो जाएगी 21.6। ये कितना हो जाएगा, x प्लस 7, यार ऐड कर दो ना। देखो मुझे पता है 7 प्लस 7 14 होता है, तो इधर से ऐड करते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे 14 हो जाएगा और ये 1.2 होगा और ये 0.13 होगा। अगर मन में कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो 14 प्लस 1.2 15.2 प्लस 0.13 लिख के कर लेना, कोई बात नहीं। 21 प्लस 2.4 23.4। ये चीज माइनस कर दो दोनों तरफ, x की रेंज आ जाएगी, डायरेक्टली आ जाएगी।
ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 0.60 है और ये 0.40 है। अगर मैं तीनों तरफ से -15.33 -15.33 और -15.33, यार बहुत अजीब लगता है पता है। तुम पहले आदत होती है ना इक्वेशंस में बोलने की दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दो, अब बोल रहे हो तीनों तरफ। अच्छा ठीक है, 5 10 के साथ 10 के साथ 7, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 6, ये चीज़ कैंसिल, ये चीज़ क्या हो जाएगी 0 7 8। तो बेसिकली क्या आ रहा है, यहाँ सिर्फ x बचा है, किनके और किनके बीच में है, x जो है 8.07 और 6.27 के बीच में। तो अगर तुम्हारा आखिरी वाला जो pH का तुमने मेजर किया, pH एसिडिटी बेसिकली पूल के पानी की मेजर करी, अगर वो तुम्हारी 8.07 और 6.27 के बीच में आ जाती है तो तुम्हारा एवरेज pH मतलब इन तीनों रीडिंग्स को मिला के 7.2 और 7.8 के बराबर या उनके बीच में आ जाएगा। कॉपी कर लो, मतलब इन क्वेश्चंस को बेसिकली बहुत सिंपल होता है। तुम्हें देखना है एक कंस्ट्रेंट है, एक कंडीशन है बेसिकली जिसको लिखना है, और उसके बेसिस पे तुम्हारा क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में प्रॉमिस ग्राफ्स शुरू, बस कह दिया अब तो। ठीक है, धन्यवाद।